नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज का आज हम माइनर टेस्ट 2 देखेंगे। ये लेवल 1 वालों के लिए है, लेकिन लेवल 2 वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि जीके का पोर्शन तो आप सब लोगों के सेम ही रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करना। ये 300 नंबर का पेपर होगा, इसमें 150 प्रश्न होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। चलिए, आपका जो पैटर्न है उसी आधारित है ये। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल क्या होता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, नियुक्त होता है वो। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, अनुच्छेद 192 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 267 के तहत राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? तो ये सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। आकस्मिक निधि जो है वो राज्यपाल के अधीन होती है और इस निधि की स्थापना जो है वो राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो आप ध्यान रखना। इनको सेकंड ऑप्शन जो है 25 अक्टूबर 1956 को इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है, इन्होंने अपना पदभार कब संभाला? ठीक है, तो पदभार संभाला था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स हमको याद रखनी है। नियुक्ति तो कब हुई? 25 अक्टूबर 1956 को, और जो उनको पदभार संभाला है वो कब संभाला? 1 नवंबर 1956 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 158 3 कै के अनुसार 2 या अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दिए जाने वाले उपलब्धियां और भत्ते किसके द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं? तो ये कौन निर्धारित करेगा? तो इसका पहला ऑप्शन जो है राष्ट्रपति, वो तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका सेकेंड आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कितने हो सकते हैं? अधिकतम 30। तो देखो क्वेश्चन में ही 2-3 चीजें हैं जो हमें याद करनी है। पहला है कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये कब हुआ? 2003 में हुआ। उस संशोधन में क्या प्रावधान था कि कोई राज्य की मंत्री परिषद है, उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी होगी? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% होगी या फिर न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है हमको। कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या है? 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक पद धारण करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सबको पता ही है, ये मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने लगभग 17 वर्ष जो है मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। ठीक है, और 4 बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व्यक्तिशः कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, कौन से हैं? 14वें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? पहली विधानसभा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 160 सदस्य थे उसमें। और कब थी? 1952 से 57 तक जो है पहली विधानसभा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राज्य विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। दूसरा, इनका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से खुली मतदान प्रणाली से होता है।
उपयुक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल ए जो है वो सत्य कथन है, ठीक है। बी वाला जो है गलत है, क्योंकि इनका निर्वाचन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से तो होता है, लेकिन खुली मतदान प्रणाली नहीं होती है। कौन सी होती है? गुप्त मतदान प्रणाली होती है, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है? गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन राइट साइड में इंग्लिश में दे रखा है। चलिए, राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष कौन थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हीरालाल देवपुरा। ये हमारे मुख्यमंत्री भी रहे और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। और इनके बारे में एक और फैक्ट हमको ध्यान रखना है, ये सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। कितने दिन? 16 दिन, सिर्फ 16 दिन ये हमारे मुख्यमंत्री रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 माह का समय, ठीक है। 6 माह रह सकता है अधिकतम अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमको। इधर इधर प्रावधान दे रखे हैं और इधर अनुच्छेद दे रखे हैं हमको। तो चलिए हम देखते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम। सदस्यों का कार्यकाल, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है अनुच्छेद 172 हो जाएगा। फिर आता है सदस्यों की योग्यताएं, तो अनुच्छेद 173। फिर आती है शपथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 188। और अयोग्यताएं, तो अनुच्छेद 191, ठीक है। आपको याद नहीं है तो आपको साथ के साथ याद करते चलना है कि भाई कार्यकाल, अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो अनुच्छेद 172, योग्यताएं पूछ रहे हैं तो 173, फिर अगर शपथ पूछ रहे हैं तो 188 और अयोग्यताएं पूछ रहे हैं सदस्यों की तो 191, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टीकाराम जूली। और भी हम साथ के साथ याद कर लेते हैं, कालीचरण सराफ जो है वो किसके अध्यक्ष है? तो वो राजकीय उपक्रम समिति है, उनके अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट अर्जुन लाल जीनगर जो है ये किसके हैं? तो ये प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और बाबू सिंह राठौर जो है ये प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष हैं। तो मैंने आपको सारे याद करवा दिए हैं। लोक लेखा समिति के कौन है? टीकाराम जूली। कालीचरण सराफ जी राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अर्जुन लाल जी नगर जो है वो प्राक्कलन जो क है उसके अध्यक्ष हैं, और बाबू सिंह राठौर ख के, ठीक है, प्राक्कलन ख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान की किस विधानसभा के चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, 14वीं विधानसभा में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि संपूर्ण राज्य में ईवीएम जो है उस मशीन का प्रयोग पहली बार कब किया गया है ना? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जो जिससे हम वोट डालते हैं, उसका प्रयोग पहली बार जो है पूरे राज्य में कब किया गया? तो 12वीं विधानसभा में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, के वर्मा, यानी कि कमलकांत वर्मा। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम इसमें कि के.आर. श्रीराम ये हमारे वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, वर्तमान है ये के.आर. श्रीराम। फिर इसके बाद ये कैलाश वांचू दे रखा है, तो ये हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे ज्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले, तो ये सर्वाधिक हो जाएगा। और एस के गर्ग जो है, तो ये इन्होंने जो है ये अपना पद त्याग किया, ठीक है। ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, ठीक है।
चलिए तो वापस एक बार हम फटाफट रिपीट कर देते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे हैं तो के वर्मा यानी कि कमलकांत वर्मा, फिर के श्रीराम वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है हमारे राजस्थान के। इसके बाद कैलाश वांचू जो है ये सर्वाधिक समय तक रहे हैं, और एस के गर्ग जो है ये पहले न्यायाधीश है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, ओनली न्यायाधीश जिन्होंने पद त्याग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल कितने न्यायिक पद है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन हमको बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जो है शिखर अग्रवाल नहीं है, कौन है? तो ये सुधांश पंत है, ठीक है। दोस्तों मैं फिर से कह रही हूँ आपको, अगर आपको याद नहीं है कोई फैक्ट तो उसको साथ के साथ वीडियो को पॉज करिए और याद करते चलिए, छोड़नी नहीं है कोई भी चीज, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाए, है ना, किसको क्या पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन रहे हैं? सर्वाधिक कार्यकाल पूछा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है भगत सिंह मेहता, वो करेक्ट हो जाएगा। ये बाकी को भी हम देख लेते हैं। के राधाकृष्णन जो है ये राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे, ठीक है, फर्स्ट मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्ण। फिर आता है इसके बाद आर डी थापर, तो ये न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव रहे हैं, ठीक है, न्यूनतम। और इसके बाद भगत सिंह मेहता तो मैंने बता ही दिया आपको, और मोहन मुखर्जी जो है ये सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। क्या? सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्धारित किया गया? तो कौन सी धारा के तहत? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, धारा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब हुआ? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है 1951, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विधानसभा चुनाव के चुनाव अधिकारी कौन होता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपखंड अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इसको 2 अक्टूबर 1959 को हुई। यह हमें याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान से ही हुई थी, जो नागौर जिला है हमारा, उसके बगदरी गांव से। तो ठीक है, हमको गांव भी याद रखना है, बगदरी गांव से, नागौर के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुई। और किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं हेतु उपबंध किए गए हैं? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। और जबकि 74वां संविधान संशोधन जो था वो किसके लिए? नगरीय निकायों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति होती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि 1/10वां भाग इसकी गणपूर्ति होती है। आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है, कोरम बोलते हैं इसको, गणपूर्ति की जगह कोरम भी लिखा हुआ आ सकता है, अब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 13 है। और भी फैक्ट आपको बता देती हूँ, नगर निगम आपको याद रखना है 13 है, ठीक है। फिर इसके बाद नगर निकाय पूछता है अगर आपको तो 312 बताना है। इसके बाद कुल नगर परिषद अगर आपको पूछ रहा है, नगर परिषद, तो 51 बताना है। और नगर पालिका जो होती है वो कितनी है? 248, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? नगर निगम सबसे बड़ा है तो वो कितने हैं? 13। फिर नगर परिषद आता है जो कि कितना है? 51। और फिर नगर पालिका जो कि है 248। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 243R। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों के पद हैं?
तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें अभी अभी संशोधन क्या है तो आपको ध्यान रखना है, क्या चेंज किया है कि पहले तो 7 सदस्य होते थे, ठीक है, अभी कितने कर दिए हैं आरपीएससी में, कुल 10 सदस्य कर दिए, यानी 3 सदस्य और बढ़ा दिए हैं। और अध्यक्ष सहित अगर आपको पूछ रहा है तो आपको 11 सदस्य बताना है, और अध्यक्ष रहित पूछ रहा है, अध्यक्ष के बिना पूछ रहा है तो आपको 10 सदस्य बताना है। ये जुलाई में ही किया है नोटिफिकेशन, तो आप ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला 80 से 90 सेमी औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन प्रतापगढ़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, धौलपुर, दौसा, झुंझुनू, ये सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु परिस्थितियों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, जयपुर और अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से असुमेलित युग्म है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एस इक्वल टू शीत शुष्क नहीं है, क्या है इसका मतलब होता है ग्रीष्म शुष्क, ठीक है, क्या ग्रीष्म शुष्क, तो ये याद रखना है, ये अपने गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 25 सेमी समवर्षा रेखा इस प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित है। दूसरा, इस प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। उपयुक्त विशेषताएं किस जलवायु प्रदेश को वर्णित करती है? ये दोनों जो विशेषताएं हैं कौन से जलवायु प्रदेश की है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शुष्क जलवायु प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समयावधि में वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। कितनी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 66.24 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य बताना है हमको, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इस समय मानसून हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, थानवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? ये जो क्षेत्र है ये कौन सी जलवायु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, CAW। एक बार मैं आपको थानवेट ने जो बताया है, वर्गीकरण किया है जलवायु का, राजस्थान की जलवायु का, वो बता देती हूँ मैं। इसी में बता देती हूँ, जो ये हमारा पश्चिमी राजस्थान है, इस वाले भाग को इन्होंने क्या कहा है, EAD, ठीक है, और ये दक्षिणी भाग जो है बता ही दिया है, ये CAW है। फिर ये पूरा मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, ये पूरा जो भाग है इसको इन्होंने क्या 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 कहा है, DAW। और फिर जो ये उत्तरी भाग बच गया है इसको क्या कहा है, DBW, ठीक है, तो ये याद रखना है हमको, ये थानवेट का वर्गीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पछुआ पवने। शीत ऋतु में जो हमारे यहाँ पे मावट वर्षा होती है वो पछुआ पवनों के कारण होती है। वो भूमध्य सागर से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत की तरफ आते हैं और इससे हमारे यहाँ पे मावट होती है, जिसको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से राजस्थान का न्यूनतम वर्षा परिवर्तनशीलता वाला स्थान है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये पूर्व है
और ये पश्चिम राजस्थान है, तो पूर्व से पश्चिम राजस्थान की तरफ जाने पे वर्षा की परिवर्तनशीलता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और अगर हम पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो परिवर्तनशीलता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, BSHW राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अर्ध शुष्क, ठीक है। अर्ध शुष्क जो या स्टेपी जलवायु प्रदेश जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, है ना, थोड़ा सा बाड़मेर का पोर्शन, ये सारे जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 90 से 95%। देखो हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का काल जो है वो मध्य जुलाई से सितंबर तक होता है, तो इससे जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उससे हमारे यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। और हमारी जो लगभग 90 से 95% जो वर्षा है वो इसी समय हो जाती है। बाकी जो 5% जो बचती है, 5-10%, वो कब होती है, शीत ऋतु में हो जाती है ना, मावट के रूप में, या फिर मानसून पूर्व वर्षा हो जाती है थोड़ी बहुत, तो वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर जिले से गुजरने वाली वायुदाब रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1018 मिलीबार से अधिक, ठीक है। वायुदाब की जो इकाई यूनिट जो होती है उसको मिलीबार कहते हैं, MB हम इसको ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं पूछा है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती जाती है। ये मैंने आपको अभी ही समझाया था कि पूर्व से पश्चिम जब हम जाएंगे तो वर्षा की परिवर्तनशीलता में वृद्धि होगी, बढ़ेगी, है ना, तो ये गलत हो ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिम भाग में जलवायु की चरम सीमाएं क्या होती है, उच्चतर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो, एक मिनट, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, AW, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त युग्म है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई अगस्त में होता है, क्योंकि वो वर्षा का समय होता है और उस टाइम क्या है, तापमान लगभग समान रहता है ना, न बहुत ज्यादा कम होगा ना बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हम इसमें याद रख लेते हैं, जैसे सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला अगर आपको जिला पूछता है तो कौन सा बताना है आपको, जैसलमेर बताना है, ठीक है। फिर दैनिक तापांतर बता दिया जैसलमेर, लेकिन अगर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूछते हैं तो आपको चूरू बताना है, ठीक है। ये दोनों फैक्ट है, ये हमको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अरावली का मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होना, है ना। ये अरावली है और मानसूनी हवाएं जो है इसके समांतर समांतर होके निकल जाती है, इसलिए जो है हमारे राजस्थान में सूखा है। थोड़ी बहुत टकराती है वर्षा, जो इधर से आती है बंगाल की खाड़ी से, ये टकराती है तो ये वर्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कथन दे रखा है, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समांतर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, A और R दोनों ही असत्य है। चलिए देखते हैं हम असत्य कैसे हैं। क्या लिखा है
कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। हमारे यहाँ एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, जिसमें कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो है सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे राजस्थान में। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना होगा। किससे सर्वाधिक होती है? बंगाल की खाड़ी से। अरब सागरीय से कम होती है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया है। नेक्स्ट दूसरा क्या है कि अरावली की शाखा के बिल्कुल समांतर है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये अरावली है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ये हवाएं हैं ये ऐसे आती हैं और इन्हीं से जो है हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये वाला फैक्ट भी गलत हो गया। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, तांबे की खानें सैनपरी और हनोतिया क्रमशः स्थित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अलवर और अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भाड़खा, गूंगा, कसनऊ किस खनिज की खानें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कोयला की खानें हैं ये भाड़खा जो है ये कहाँ पे है? बाड़मेर में है। और कसनऊ जो है ये नागौर में है। और इसके बाद बीकानेर में है गूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजमेर जिले में फेल्सपार के भंडार है। दूसरा, अलवर बाड़मेर भीलवाड़ा में रॉक फॉस्फेट के भंडार है। तीसरा, सलातीपुरा सीकर पाइराइट खनन क्षेत्र है। तो इसमें आपको सत्य कथन बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 व 3 सत्य है। ठीक है, 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत है। रॉक फॉस्फेट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये अलवर में नहीं पाया जाता दोस्तों, ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? उदयपुर, मुख्यतः उदयपुर और जैसलमेर में है, और फिर बांसवाड़ा और जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर खनिज दे रखे हैं और इधर खनन क्षेत्र दे रखे हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम। कैल्साइट, ये तेजा का बास, बेल का पहाड़। फिर बेराइट्स, सैनपुरी, जहेड़ा का खेड़ा। फिर इसके बाद फ्लोराइट, तो ये चौकरी, चापोली। और रॉक फॉस्फेट, बिरमानिया, फतेहगढ़। देखो दोस्तों कैसे कैसे नाम दे रखे हैं, मतलब इनको याद करना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं कौन कौन से क्या है, जहेड़ा का खेड़ा और बेल का पहाड़ और चौकरी, चापोली, है ना। पहले तो ऐसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाते थे कि हाँ भाई सोने की खान कौन सी है, ठीक है। और अभी देखो ऐसे पता नहीं क्या क्या मतलब याद करना पड़ रहा है। दोस्तों पहले ही सिलेक्शन ले लिया होता तो कितना अच्छा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जिप्सम खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, राजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है रोहिल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रोहिल कहाँ पे है? सीकर में है और ये यूरेनियम का भंडार है। ठीक है, जो मैं फैक्ट्स बता रही हूँ दोस्तों साथ के साथ याद करते चलो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करो दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान संपूर्ण देश का लगभग 22% अभ्रक उत्पादित करता है। 7% सीसा, जस्ता व वोलेस्टोनाइट उत्पादित करता है। तीसरा, लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादित करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ओरडा, देपुरा तथा हटुंडी खनन क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, घिया पत्थर के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63,
राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। दूसरे नहीं दोस्तों, राज्य देश में क्या है, पहले स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट। ये जो मैं लिख रही हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसका पेन जो है थोड़ा मोटा है, तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको ही ध्यान से सुन लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नाथ की नेरी। ठीक है, और ये नाथ की नेरी किसका है? ये भीलवाड़ा में है। पहली बात तो कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में है और ये अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट का नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, केसर बेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। निम्न को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर खनिज दे रखे हैं और उधर उनके क्षेत्र दे रखे हैं। चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पन्ना जो है वो काला गुमान, फिर हीरा केसरपुरा, तांबड़ा सरवाड़ और ये पन्ना टिक्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। उदयपुर जिले से उत्पादित संगमरमर का प्रकार है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, डोलोमाइटिक। संगमरमर क्या है दोस्तों? ये कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण से बनती है। ठीक है, पहले चूना पत्थर होता है, फिर उस पर बहुत ज्यादा दबाव है ना लगता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। चंदेरिया स्थित जिंक स्मेल्टर संयंत्र संचालित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेदांता कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मोकला, मातासुक और पलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित खनन क्षेत्र खनिज में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमेलित बताना हमको, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गुजरबाड़ा मैग्नीज। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान खनिज नीति 2024 कब लागू की गई? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चाइना क्ले को केओलिन भी कहा जाता है। और ये जो है मुख्यतः अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा और बीकानेर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। राजस्थान में रागेश्वरी तथा मंगला तेल कुएं अवस्थित है। रागेश्वरी और मंगला तेल कुएं पूछे हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर सांचौर बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ये हमारे करंट के क्वेश्चन आ गए हैं। 29 मई को केंद्रीय कृषि एवं किसान राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहां से राजस्थान में राज्य स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है रलावता, अजमेर से इन्होंने शुभारंभ किया 29 मई को। और ये जो है अभियान राजस्थान के सभी जिलों में चलाया गया और इससे कितने 7.90 लाख किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, ये डेटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इस बोर्ड का सदस्य नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजीव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। राजस्थान के विधायकों के लिए विकास
कार्यों की ऑनलाइन अनुशंसा प्रणाली लागू करने हेतु राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया? ऐप पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ई वर्क मोबाइल ऐप। इस ऐप के जरिए विधायक जो है सिफारिश किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति, आवंटन राशि और स्वीकृत राशि की जानकारी खुद मतलब अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 स्वर्ण पदक जीते। बी, इन खेलों में राजस्थान की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और सी, इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केवल सी जो है वो सही है, पहला और दूसरा गलत है। चलिए अब हम इनके सत्य भी देख लेते हैं। राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते हैं, ठीक है, कुल 60 जीते हैं, जिसमें से 24 जो है वो स्वर्ण है, ठीक है, तो पहला कथन गलत। और पुरुष बास्केटबॉल टीम ने जो है वो रजत पदक जीता है, कौन सा? रजत, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है, ना कि गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। नई दिल्ली में आयोजित 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मनिनी कौशिक ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 50 मीटर राइफल थ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य को प्राइम फाउंडेशन द्वारा सांसद रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पीपी चौधरी, जो कि पाली के सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत बताना है हमको इसका, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर, जो कि कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना? दोस्तों आप लोग योजना अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, योजना से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम हर बार क्या करते हैं, योजनाएं होती हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर योजनाओं से क्वेश्चन आ जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं वैसे ही। तो आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है, आप एक दो बार पढ़ोगे योजनाओं को, पहले शुरू में हमको बहुत मुश्किल लगती है, याद नहीं होती है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगी। चलिए तो इसमें हम कथन देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। बी, इस योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 10,000 गांव चिन्हित किए गए हैं। सी, इस योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता व आत्मनिर्भर कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केवल ए जो है वो सही है, बाकी बी और सी दोनों गलत है, ठीक है। तो राजस्थान के कितने गांव चयनित किए गए हैं? तो कुल 5,002 गांव जो है वो चयनित हुए हैं, 10,000 गांव नहीं हुए हैं, और यहाँ 31,000 नहीं है, यहाँ पे 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने डैश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डैश का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो मद्रास हाईकोर्ट के जो के आर श्रीराम जो है वो उनका जो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला करने की सिफारिश की थी, और जो कि अब मान ली गई है। और राजस्थान के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? के आर श्रीराम है, ठीक है, जो कि कहाँ से आए हैं? मद्रास हाईकोर्ट से आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष ने अंता 12 से विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्ति की घोषणा की। बी, नवंबर 2024 में उपचुनावों में कंवरलाल मीणा भारत आदिवासी पार्टी से विधायक चुने गए थे।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल बी जो है वो गलत है, क्योंकि ये भारत आदिवासी पार्टी के विधायक नहीं है, ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल कब से कब तक रहा, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1050 से 1450 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थानी साहित्य की ख्यात विधा के संबंध में सही कथन है। पहला, ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है। दूसरा, ख्यातों का विस्तृत रूप 18वीं शताब्दी के अंत में बनना आरंभ हुआ, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला जो है ये सत्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थानी साहित्य लेखन की ऐसी विधा जिसमें नृत्य, गायन व अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है रास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से ऐसी कौन सी एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रणमल छंद। यह प्रारंभिक कालीन चारण साहित्य की रचना है, ठीक है, लौकिक साहित्य की नहीं है, चारण साहित्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से लेखक रचना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वज्रसेन सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ये अब हमारे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्वेश्चंस आ गए हैं। वृद्धि विकास के संबंध में असत्य है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित करता है, यह बात सही नहीं है। हमेशा जरूरी नहीं है कि विकास जो है वृद्धि को प्रभावित करे ही करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से सत्य कथन है, सत्य बताना है हमको। विकास वृद्धि का एक भाग है, वृद्धि विकास का एक भाग है, वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है, और चौथा, विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई दे सकती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सही है, वृद्धि विकास का भाग है और वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, दोस्तों पहले मुझे भी है ना साइकोलॉजी बहुत हार्ड लगती थी, मतलब मैं सोचती थी यार, जब पढ़ती थी जब तक तो लगता था कि हाँ यार ये सब कुछ आ रहा है, मुझे सब कुछ याद हो रहा है, फिर उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन करती तो सारे ये क्वेश्चन क्या है गलत होने लग जाते हैं। फिर जब मैंने साइकोलॉजी को मतलब 3-4 बार 5 बार पढ़ा, तब जाके मतलब मुझे समझ में आने लग गई, उसके बाद मेरे क्वेश्चन भी सही होने लग गए, है ना। साइकोलॉजी के क्वेश्चन हमेशा ही ऐसा नहीं है कि मतलब हार्ड ही आएंगे या क्या कुछ भी पूछ ले, नहीं, आप उसको अगर अपना दिमाग लगा के करोगे ना, तो मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10 में से कम आप 3 क्वेश्चन तो आप अपना दिमाग लगा के भी सही कर सकते हो, वो इतने इजी होते हैं। बस हमने क्या डर बिठा लिया अपने दिमाग में कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान तो क्या हार्ड है, छोड़ दो इसको, नहीं छोड़ना नहीं है इसको। मुझे पर्सनली एक टीचर है धीर सिंह सर, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे उनका पहले ऐसा लगता था कि वो बहुत हार्ड बनाते हैं यार बुक को, ठीक है, बहुत हार्ड समझाते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पढ़ना चालू किया तो दोस्तों बहुत इजी है, ठीक है, उनसे इजी और उनसे अच्छा टीचर कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता व नवीन योग्यता दिखाई देती है, यह कथन किसने दिया है, ठीक है, तो कथन बताना है ये, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है हरलॉक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, क्लिनिक में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ बच्चे घुटनों के बल ही चल रहे थे, पैरों पर नहीं चल पा रहे थे, वहीं कुछ बच्चे के घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहे थे। उन्हें देखकर पीडियाट्रिशियन ने कहा कि आप चिंता न करें, हर बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर, फिर घुटनों के बल चलता है और अंत में चलना सीखता है। भले ही समय कम ज्यादा लगे, पर यह नॉर्मल प्रोसेस है। यह घटनाक्रम किस किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है,
तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता, सिफेलो कॉर्डल और समान प्रतिरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। राहुल को पहले मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, जिन्हें वह सब्जी में लगाकर खा लेता था। अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया और निवाला बनाकर खाने भी लग गया। यह प्रगति है। तो ये कौन सी प्रगति है? सेकंड ऑप्शन, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। परिपक्वता और अधिगम का विकास से संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसे समझ सकते हैं? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या है? विकास परिपक्वता और अधिगम का क्या है? गुणनफल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। खेलने की आयु, तीव्र कामुकता, संग्रहण, निरुद्देश्य घूमना। ठीक है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें काम वासना जो है वो सुप्त रहती है। ठीक है, तीव्र नहीं रहती है, सुप्त रहती है। अधिकांश समय जो है वो सामाजिक उपलब्धियों के कार्यों में ही बीतता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। आसक्ति का विकास होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शैशव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन, विद्यालय जाने की अवस्था। देखो पूर्व बाल्यावस्था के नाम और क्या क्या नाम है? खिलौनों की अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, है ना, तैयारी की अवस्था, समस्या की अवस्था। तो ये सारे उसके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। दांत निकलने की औसत आयु है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6 से 8 माह। और दांतों का निर्माण जो है वो गर्भावस्था में ही हो जाता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि दांत कब निकलेंगे? 6 से 8 माह का होगा बच्चा जब, और दांतों का निर्माण जो है वो गर्भावस्था में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। 6 साल की नंदिनी अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा रख सकती है। यह किसका उदाहरण है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। अक्कू का फरेरो रोशर्स चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन हो गया। यह किस मूल प्रवृत्ति संवेग का उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन स्वाद जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। बाल्यावस्था अनोखा काल है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, संवेगात्मक विकास का। ठीक है। कोल व ब्रूस के अनुसार जो है, कोल व ब्रूस जो है उन्होंने क्या बोला कि बाल्यावस्था जो है वो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। समाजीकरण आरंभ होता है, तो इसका पहला ऑप्शन परिवार से होता है। ठीक है। पहली इकाई क्या है समाजीकरण की? परिवार ही है। हम सब कुछ परिवार से ही तो सीखते हैं, है ना। बाकी सब स्कूल, मित्र, ये सब तो बाद में आते हैं, सबसे पहले परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। ईर्ष्या विकसित होती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है 1.5 वर्ष बाद जो है ईर्ष्या विकसित होती है। अब देखो दोस्तों गणित के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप कॉपी और पेन लेको बैठो और क्वेश्चन देखो और उसको सॉल्व करो और फिर देखो कि आपने सही किया या गलत है। ठीक है। मैं अगर यहाँ सॉल्व कराने बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। यदि ये एक इक्वेशन दे रखी है तब x का मान है। ठीक है। तो हमको इसमें x का मान, x की वैल्यू बतानी है, तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, 15/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। ये एक संख्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, हमको इसका मान बताना है, तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 13/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। इसमें हमको बताना है कि ये जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसमें क्या आएगा अंत में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं।
क्योंकि इसका दोस्तों आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 450, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, मूल्यांकन कीजिए। हमको इसका मूल्यांकन करना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, सरल कीजिए। सिंप्लीफाई करना है हमको इसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको जो है इन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, गलत लिखा गया था, इसलिए ये गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, इसको भी दोस्तों सिंप्लीफाई ही करना है। सिंप्लीफाई करने पे क्या प्राप्त होगा ये बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, यह जो मान दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, ये किसके बराबर है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, इसका हमको सरलीकृत रूप बताना है, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना है हमको इसका, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, प्रोजेक्ट विधि में कौन सा नियम संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आनुवांशिकता का नियम। प्रोजेक्ट विधि जो है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। इसमें बालक को केंद्र माना जाता है, ठीक है, और अधिगम करवाया जाता है। और इस विधि में जो है थार्नडाइक के तीनों नियम जो है, तैयारी का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम जो है पालन होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, प्रायोजना पद्धति में बालक सीखता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक व मानसिक क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, प्रोजेक्ट विधि में एक शिक्षक की भूमिका होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, मार्गदर्शक होता है एक शिक्षक इसमें। मार्गदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर या परामर्शदाता भी बोल सकते हैं, या सहयोगी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों, ये इसमें जो है प्रोजेक्ट विधि में ज्ञान प्रदाता नहीं है दोस्तों, मार्गदर्शक होगा, परामर्शदाता होगा और सहयोगी होगा, तो ये बी सी डी जो है ये किस में आ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा, मैंने देखा ही नहीं नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, प्रयोजना को पूरे करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है, ठीक है। ये परियोजना की योजना बनाना, फिर उसका चयन, परिस्थिति देना, फिर परियोजना का निर्णयन, परियोजना का क्रियान्वयन। अब इसको हमको व्यवस्थित तरीके से तार्किक क्रम में लगाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। पहले क्या आएगा देखो, परिस्थिति देंगे हम, फिर उसके बाद परियोजना का चयन करेंगे, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट का चयन करेंगे, फिर उसके बाद परियोजना की योजना बनाएंगे, फिर हम क्रियान्वयन करेंगे और फिर निर्णयन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है। प्रोजेक्ट की परिभाषा किसने दी थी, तो ये सेकंड ऑप्शन स्टीवेंसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, किलपैट्रिक के अनुसार निम्न में से कौन सा एक प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अधिगम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति है? क्या पूछा है? अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का पद नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य कथन पद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, F.G. फ्रेंच ने संरचनात्मक उपागम के शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं दिया? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, तर्क शक्ति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इन्होंने ये नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाना चाहिए? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द्रुत मौन वाचक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है द्रुत मौन वाचक जो है, इसका मतलब होता है कि हम मौन रूप से, ठीक है, हम चुप रहते हैं और तीव्र गति से पढ़ते रहते हैं हम, ठीक है, मन ही मन पढ़ते रहते हैं ना स्पीड से, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, विश्लेषणात्मक श्रवण का अर्थ है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना एवं पूर्व अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, पार हो गए जो संकट से उन्हें मुबारक नई जिंदगी, अभी फंसे जो बीच समंदर अब मेरी कश्ती उसी ओर है। उपयुक्त पंक्तियों का भाव ग्रहण और कारण कार्य का भाव समझना किस प्रकार का पठन है? तो ये थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, चिंतनात्मक पठन है ये। चिंतनात्मक पठन क्या होता है दोस्तों, कि पढ़ी हुई बात जो है उसका भाव ग्रहण करना, ठीक है, कुछ पढ़ा हमने उसका भाव ग्रहण करना, उसके आगे पीछे की बात को समझना, क्यों व कैसे का उत्तर समझना ही क्या कहलाता है, चिंतनात्मक पठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन, संश्लेषणात्मक विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, ग्राह्यात्मक कौशल है? तो ये फोर्थ ऑप्शन, पठन और श्रवण कौशल जो है ये ग्राह्यात्मक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये सेकंड ऑप्शन, बेकन का है, बेकन महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है? तो हमको इसका क्रम बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन न जाने पता नहीं कितने एग्जाम्स में आया है, ठीक है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो देखना ये क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। सबसे बड़ी बात, बस एक बार याद कर लो इसको, फिर आपका क्वेश्चन सही है। तो सबसे पहले क्या होता है, भाषा के 4 कौशल होते हैं, ठीक है, और इनका क्रम जो है क्या है, सबसे पहले सुनना, ठीक है, लिसनिंग, फिर बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग, और फिर लिखना यानी राइटिंग, LSRW, ये क्रम है और यही क्रम रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है? तो ये थर्ड ऑप्शन, अनुलेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, किस विकल्प में बहुवचन शब्द नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, ऋषि निबंध लिखता था, किस काल का वाक्य है? तो इसका थर्ड ऑप्शन, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है?
तो इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, मछलियों से तैरा जा रहा था, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, असंभव कार्य करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है, पानी में आग लगाना, है ना। इसका मतलब क्या है? असंभव कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी अविकारी शब्द हैं? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, कम, इधर, अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, सोनल बजा रही है, इसमें क्रिया पूछ रहे हैं, कौन सी क्रिया है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है, सकर्मक क्रिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, अकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है, निकालना, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश, तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, हेड लेफ्ट। देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि ट्रेन का चले जाना जो है स्टेशन पहुंचने से पहले हुआ है ना, ट्रेन हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन निकल गई, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, ठीक है, जिसमें हेड, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना, तो हेड लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो इंग्लिश तो ऐसा है कि भाई अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं आएगी, है ना, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश को पढ़ लो, छोड़ के तो मत जाना दोस्तों, अभी बहुत टाइम बचा है, जनवरी में पेपर है, तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे डेली का तो आप इंग्लिश के थोड़े बहुत क्वेश्चन तो सही कर ही लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, ही डैश इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू मुंबई, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ही हैड लिव्ड, है ना, in Delhi for 5 years before moving to Mumbai. Next question number 145. When I saw Amit yesterday, he dashed for the bus. तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, When I saw Amit yesterday, he was waiting for the bus. है ना, क्या है कि जब मैंने अमित को कल देखा तो वो बस का वेट कर रहा था। ये तो इजी है, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन आफ्टर ही, तो इसमें क्या आ जाएगा? रिटर्न्स फ्रॉम द समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज नीडल इन अ हाई स्टिक। इसका मतलब बताना है हमको, इसका मीनिंग बताना है, नीडल इन अ हाई स्टिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, समथिंग डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी कि किसी वस्तु की स्थिति जो है, मतलब लोकेशन जो है वो ज्ञात करना बहुत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज ऑन क्लाउड 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ब्लिसफुल और एक्सट्रीमली हैप्पी। क्लाउड 9 का मतलब क्या है? अत्यधिक प्रसन्न होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट हैपन्स वेरी रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून, देखो ब्लू मून जो है बहुत कम दिखाई देता है, नहीं, ऐसा कार्य जो बहुत ही कम बार या ना के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज शो वंस ट्रू कलर, तो इसका सेकंड ऑप्शन, टू रिवेल वंस ट्रू नेचर और कैरेक्टर, यानी कि अपना असली स्वभाव दर्शाना, है ना। तो ये दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं माइनर टेस्ट 2 के, अब इनको देख लो, अच्छे से कर लो, पढ़ लो, ठीक है। माइनर टेस्ट 1 के भी मैंने डाल दिए हैं और मैंने सबके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, चैनल पे जाके देखोगे तो लेवल 1 वालों की अलग प्लेलिस्ट है, लेवल 2 वालों की अलग प्लेलिस्ट है, वीडियो के लिए है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए है, ठीक है। तो आप देख लीजिए दोस्तों आराम से,
और आगे के वीडियो जो है माइनर टेस्ट हो चुके हैं काफ़ी, तो मैं उनकी भी वीडियो अभी डाल दूँगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करो, ठीक है? आप लोग मेरे को देखो सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ला रही हूँ, तो दोस्तों तक अपने शेयर करो, ठीक है? कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आप लोग देख के चले जाते हो, ऐसा मत करो, ठीक है? आपके कोई पैसे तो लग नहीं रहे, आपको बस एक बटन दबाना है, तो सब्सक्राइब होगा चैनल और आपके पास भी नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ भाई नई वीडियो डाल दी है, चलिए अब देख लेते हैं जाके। तो चलिए दोस्तों, ये सब मजाक की बातें हैं, वो सब आप कर ही दोगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।